हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कि जानते हैं, मैं इस समय आपको जीएस और साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूं। और इसके तहत मैं आपको अभी इससे पहले 14 लेक्चर ले चुका हूं मैं। और मैं आज उसके आगे का जो लेक्चर है, 15वां लेक्चर है, वो आज लेने जा रहा हूँ। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रैक्टिस सीरीज मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और उनको लिख लें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है। जो चैनल का नाम है वो क्या है? चंदन सर कानपुर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। तो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था या फिर थे? तो देखो, मैं आपको सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो है, ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये गजनी नाम की जगह का रहने वाला था। इसका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? गजनी में। ठीक है, और गजनी जो है ये कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, अफगानिस्तान का एक शहर है, एक जगह है गजनी। तो वहाँ का ये रहने वाला, इसका जन्म वहीं पे हुआ था और इसकी मृत्यु भी गजनी में हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये इसने क्या किया था कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है आज की डेट में, ठीक है, भारत में जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा इसने पूर्वी ईरान में, इन सब जगहों पर इसने क्या किया था? कब्जा कर रखा था। ठीक है, और इसको बड़ा ही क्रूर शासक माना गया है। जब इसने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि इसने भारत में भी कई सारे जो मंदिर थे और बहुत सारी जो जगह थी उनको लूटपाट की थी। ठीक है, गुजरात में भी इसने आक्रमण किया। गुजरात को जीतने के बाद जब ये वापस लौट रहा था तो इसने सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही क्रूर माना गया। इसने बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं की थी उस जमाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो दरबार था उस समय, इसके दरबार में कौन से प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उद्बी, फिरदौसी, अलबरूनी और ये सभी। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ये सभी। यानी कि ऊपर जो दिए गए तीनों नाम हैं, ये महमूद गजनवी के दरबार में थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। और इसकी जो शुरुआत है सन 1930 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था कि अंग्रेजों से विनय पूर्वक उनके चीजों को ना मानने की बात कही गई थी। ठीक है, और अंग्रेजों ने बहुत सारी समस्याएं हम भारतीयों के लिए खड़ी कर रखी थी। उसी के तहत एक यहाँ पे था नमक कानून। ठीक है, न जो नमक होता है उस पर टैक्स लगा दिया था, जो कि नमक एक बेसिक चीज है। तो इसलिए गांधी जी ने इस टैक्स का विरोध किया था। ठीक है, और गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। ठीक है, अब इस दांडी मार्च का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गांधी जी ने क्या किया था कि दांडी नाम की एक जगह है, कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, और ये जो जगह है ये गुजरात के किस जिले में है? तो जिले का नाम है नौसारी। ठीक है, गुजरात के नवसारी जिले में एक जगह है जिसका नाम क्या है? दांडी। और दांडी जो है वो नमक बनाने के लिए फेमस है। देश में सबसे ज्यादा जो नमक है वो गुजरात में ही बनता है, समुद्र के पानी से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो गांधी जी ने क्या किया था कि अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, और कहाँ से की थी? तो ये साबरमती आश्रम से। साबरमती साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद के पास में है। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ से अपनी यात्रा शुरू की थी। तो यहाँ पे दिया हुआ कि गांधी जी ने जो दांडी मार्च है, या दांडी मार्च का मतलब है दांडी यात्रा, कब शुरू की थी? तो ऑप्शन हैं 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1929 को, 6 अप्रैल 1929 को, और 12 मार्च 1930 को। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। इन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से, ठीक है, गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। और कहाँ तक की थी? दांडी तक। ठीक है, दांडी नाम की जगह है गुजरात में, वहां तक। ठीक है, इस यात्रा को गांधी जी ने, इसमें 385 किलोमीटर का सफर तय किया था पैदल। ठीक है, कितना? 385 किलोमीटर का। और गांधी जी के साथ कुल कितने लोग शामिल थे? वो थे 78 लोग। गांधी जी के साथ इस यात्रा में 78 लोग शामिल थे। गांधी जी जब दांडी पहुंचे तो इन्होंने नमक को हाथ में उठाकर, और जो नमक कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था उसको तोड़ने का संकल्प लिया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और 6 अप्रैल 1930 को, माफ कीजिए, यहाँ पे 1929 दिया है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुई थी 1930 में, और 6 अप्रैल 1930 को इसको कंप्लीट कर लिया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों यानी कि चाय इलायची जैसी फसलों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए बागान का मतलब होता है, चाय के बागान होते हैं आप जानते हैं, ठीक है। बागान का मतलब होता है कि ऐसी फसलें जिनके पौधों को लगा दिया जाता है और उसके बाद उन्हीं पौधों से उन फसलों को प्राप्त किया जाता है। पौधों को हटाया नहीं जाता है, बल्कि लंबे समय तक वो पौधे बने रहते हैं। जैसे आप जानते हैं चाय होती है, तो चाय के पौधे को बार बार नहीं लगाते हैं। चाय का पौधा एक बार लगा दिया जाता है और उसका कई सालों तक वो चलता रहता है, सिर्फ ऊपर से उसकी पत्तियों को तोड़ते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बागानी फसलें कौन सी होती हैं? तो जैसे इलायची है, चाय है, कॉफी है, इस तरह की फसलों को बागानी फसलें कहा जाता है। तो भारत में जो बागानी फसलें हैं, या हम कह सकते हैं चाय इलायची जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा जो चाय होती है वो कहाँ पर होती है? आप जानते हैं असम में होती है। ठीक है, असम में। ठीक है, उसके अलावा केरल में, केरल में भी चाय होती है काफ़ी। इसके अलावा तमिलनाडु में भी चाय होती है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं, थोड़ी बहुत तो सब जगह होती है। ठीक है, असम, केरल, तमिलनाडु और उसके अलावा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग। ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है, यहाँ पर भी चाय की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा देश में जो चाय होती है वो केरल में होती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चाय की खेती ज़्यादा होती है। और केरल में अब बात करेंगे तो यहाँ पे इलायची भी काफ़ी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि जो बागानी फसल है उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। तो आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र मैंने आपको बताए हैं इनमें जो प्रमुख रूप से जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। तो बागानी फसलों के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी गई है वो कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, जिसने मिलकर संविधान बनाया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में दिए गए हैं के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो संविधान सभा की एक समिति थी जिसको बोला गया प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ठीक है। संविधान सभा में एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है बच्चों, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल मिला के 7 सदस्य शामिल थे उसमें। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। इतना ठीक है। प्रारूप समिति वो समिति थी जिसने संविधान को लिखने का कार्य किया था या संकलन करने का कार्य किया था। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे इस समिति के, उनका नाम क्या था? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कुल मिला के 7 सदस्य इस समिति में थे। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि एक व्यक्ति थे जो इस समिति में शामिल तो नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब इनका काम क्या था? इनका काम यह था, इन्होंने दुनिया के 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। ठीक है, दुनिया के 60 देशों के संविधान का क्या किया? अध्ययन किया, स्टडी की, रिसर्च किया, एनालिसिस किया। ठीक है, और उसके बाद प्रमुख देशों के संविधान से जो भी प्रमुख चीजें थी उनको लेकर उनका संकलन किया और भारतीय संविधान सभा को सुझाव दिया कि इन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कार्य था और इस काम को किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी एम राव। ठीक है, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान को रिव्यू किया, एनालिसिस किया और उसके बाद बहुत सारे जो अच्छे फैक्ट थे उनको अपने संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था भारतीय संविधान सभा को। ठीक है, तो इन व्यक्ति का नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव या बी एन राव। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो बच्चों देखो, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का जनक बोला गया, ऑप्शन दिया है एडम स्मिथ दिया है, रॉबिन्स, मार्शल और कीन्स। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ जो थे, इन्होंने सन 1776 में एक बुक निकाली थी और इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, उसका नाम था, बड़ी फेमस बुक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की जो बुक थी वो इन्होंने लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी 1776 में। एडम स्मिथ जो थे वो रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। ठीक है बच्चों, कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो इन्हें ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा ध्वज गीत है उसकी रचना किसने की? ठीक है, तो ध्वज गीत देखो क्या होता है, आपने सुना होगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये जो ध्वज गीत है, ये झंडा गीत इसे बोलते हैं। ठीक है,
इसकी जो रचना किस व्यक्ति ने की थी? तो ऑप्शन दिए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, मैथिली शरण गुप्त। ये 4 लोगों के नाम दिए हैं। तो इस गीत को लिखा था किसने? ऑप्शन सी श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? ठीक है, ये एक बुक लिखी गई थी, है ना, आज़ादी से पहले की बात है। और इस बुक को अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ये बुक किसने लिखी थी? ऑप्शंस देखिए, अरस्तु, है ना, विंस्टन चर्चिल, जेम्स मॉरिस, महात्मा गांधी। तो बच्चों बता दूं, इसमें लिखा है, क्लियर लिखा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आप जानते हैं कि सत्य और अहिंसा की बात कौन करता था? गांधी जी। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित कपों एवं उनसे संबद्ध खेलों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बच्चों मैचिंग दी हुई है, और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे दिए कप। कप का मतलब क्या होता है? कि खेलों में जो कप या ट्रॉफी दी जाती है, टूर्नामेंट होते हैं, उसकी बात हो रही है। और संबंधित खेल, ठीक है, कि किस खेल का संबंध किससे है। तो यहाँ पे दिया है एजरा कप का संबंध फुटबॉल से है, सुंदीरमन कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है, और रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। तो इसमें से एक गलत है, मैं आपको बता दूं। देखिए पहला जो दिया है यही गलत है। ये दिया है एजरा कप। एजरा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है, बल्कि ये किससे है? ये पोलो से होता है। ठीक है, एशियन कप का संबंध किससे है? पोलो से। और पोलो जो है, ठीक है, ये भारत में पहली बार 1880 में खेला गया था। इसकी जो शुरुआत है भारत में 1880 में हुई थी, अंग्रेजों ने की थी। ठीक है, तो एशियन कप का संबंध किससे है? पोलो से। तो यही वाला हमारा जो दिया हुआ ऑप्शन है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, देखो ब्लैक होल होता है क्या है, मैं आपको बता दूं। जो तारे होते हैं, स्टार होता है, स्टार में जब बहुत अधिक ऊर्जा हो जाती है और वो उसमें महाविस्फोट हो जाता है। ठीक है, तो विस्फोट के बाद क्या होता है कि ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि सूरज का जो प्रकाश होता है वो भी उससे बच नहीं पाता, यानी कि जो भी चीज उसमें चली जाती है वो कहीं ना कहीं जाके अंधकार में खो जाती है। ठीक है, तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है ये पहली बार किस व्यक्ति ने दिया था? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एस चंद्रशेखर ने, सीवी रमन ने, एच जे भाभा ने, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं सारे भारतीयों के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और एक भारतीय व्यक्ति ही थे जिन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत पहली बार दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिए हैं, एच जे भाभा का मतलब है होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन का जो मतलब है वो है चंद्रशेखर वेंकट रमन, और एस चंद्रशेखर का मतलब सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, एस चंद्रशेखर। ठीक है, इन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था सबसे पहली बार। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ चैनल को शेयर करें और उन्हें बताएं। ठीक है, कि आप इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? तो देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लवणीय झील क्या होता है? झील का मतलब होता है लेक। लेक का मतलब होता है एक बड़े आकार का तालाब। ठीक है, जिसमें पानी किसी न किसी रीजन से भर जाता है, अलग अलग उसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, लवणीय झील का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्टेड लेक। तो एक ऐसी झील जिसका पानी बहुत ज्यादा खारा है। और पानी खारा खारा क्यों होता है? नमक की मात्रा की वजह से। ठीक है, तो यानी कि उसके पानी में क्या है? नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो पानी कैसा है? खारा या लवड़ी है। तो देखो दुनिया में यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कई सारी दुनिया की झीलें दी हुई हैं। लाल सागर, जिसको हम रेड सी बोलते हैं, मृत सागर डेड सी, बाल्टिक सागर, और वॉन झील। तो बच्चों मैं आपको बता दूं दुनिया में जो सबसे ज्यादा लवड़ी झील है पहले नंबर पे, ठीक है, जो पहले वो है वॉन झील। ये पहले नंबर पे आती है कहाँ की? तो ये टर्की की है। ठीक है, टर्की। इसका जो पानी का खारापन है वो है 330 प्रति 1000। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो झीलों का खारापन है, ये जो लवणता निकाली जाती है वो प्रति 1000 पे निकाली जाती है।
और ये है कितनी, तो 330 है। इसका ये मतलब आप समझ सकते हैं कि 33% जो है उसके पानी में क्या है, नमक है। तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा खारी झील है। अच्छा, उसके बाद आएंगे दूसरी पे, तो वो है आपकी मृत सागर, ठीक है, जिसको हम डेड सी बोलते हैं। ये है कहाँ पे, तो ये इजराइल के पास एक छोटा सा देश है जिसका नाम है जॉर्डन, ठीक है। देश का नाम क्या है, जॉर्डन। तो यहाँ पर है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, या दूसरी सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। इसका जो लवणता है वो कितनी है, 238 है, ठीक है, 238 प्रति हजार, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं 238 प्रति हजार का मतलब है 23.8%, ठीक है बच्चों। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा लवड़ी झील है, सबसे ज्यादा नमक वाली झील है, वो कौन सी है, वॉन लेक है, वॉन झील। कहाँ की है, टर्की की है। लवणता कितनी है, 33%। और दूसरी है मृत सागर, उसके बाद जॉर्डन में आती है। लवणता कितनी है, 23.8%, ठीक है बच्चों। तो आप ध्यान रखेंगे ये कुछ क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है वो कौन सा है, 11 है। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा। जी हाँ, इसमें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें दिया हुआ है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है, पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। और चैनल क्या होता है, देखो हमेशा ध्यान रखना, समुद्र में, ठीक है, जैसे ये जमीन के जो हिस्से हैं, ठीक है, ये क्या है, जमीन है, ये भी जमीन है, और ये क्या चीज है, ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। तो समुद्र में जमीन के दो हिस्सों के बीच में जो सकरा हिस्सा होता है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो चौड़ाई है ये कैसी है, कम है। अगर आप इधर या इधर आएंगे तो ज्यादा खुला हुआ है, ठीक है। तो समुद्र में जमीन के दो हिस्सों के बीच में जो कम चौड़ा हिस्सा होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, चैनल कहा जाता है, ठीक है। और 9 डिग्री या 10 डिग्री का मतलब होता है, ये डिग्री का मतलब है जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उससे ऊपर या नीचे जितनी भी लाइन है उनको डिग्री के हिसाब से काउंट किया जाता है। प्रत्येक लाइन 1 डिग्री पे होती है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया कि 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को, ठीक है। तो जैसे भारत, इस तरह से भारत की आकृति है, आप जानते हैं भारत की जो नीचे का हिस्सा है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए, जो भारत है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भारत का एक राज्य है केरल, और यहाँ पर भारत का एक राज्य कौन सा, लक्षद्वीप। इसके नीचे एक मिनिकॉय द्वीप है और इसके नीचे मालदीव है, ठीक है। तो जो मालदीव है ये तो एक दूसरा देश है, लेकिन जो ये मिनिकॉय द्वीप है इस पे भारत का कब्जा है, और ये लक्षद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में क्या है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में क्या है, 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री है और ये 9 डिग्री है, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है रेड डेटा बुक संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों का सूची से संबंधित है, ठीक है, जिसके अनुसार किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, कितने वर्षों से। ऑप्शंस दिए हैं 25 वर्ष से, 35 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। बच्चों इसका मतलब मैं बता देता हूँ। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी संरक्षण संस्था है, ठीक है, तो वो एक बुक लॉन्च करती है, ठीक है, और उसका नाम है रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डेटा बुक में क्या होता है कि ऐसे पशु पक्षी, ठीक है, या ऐसे पौधे जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, गायब होने की कगार पर हैं, ठीक है, तो उनकी उसमें जो आंकड़े हैं वो पब्लिश किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। तो रेड डेटा बुक में जिसका नाम डाला जाता है, तो वो तब डाला जाता है जब कोई चीज अपने प्राकृतिक आवास में, यानी कि जहाँ पर नेचुरली वह होती है वहां पर नहीं है, कितने सालों से नहीं है, तब उसमें रेड डेटा बुक में उसकी डिटेल जो है वो मेंशन की जाती है, अंकित की जाती है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन जो दिए हैं उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 50 वर्ष, ठीक है। यानी कि अगर 50 वर्षों तक किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे को नहीं देखा गया है, ठीक है, 50 सालों तक, तो अगर ऐसा मान लिया जाता है कि वो शायद अब खत्म होने की कगार पर है या खत्म हो चुका है, ठीक है, तो उसको रेड डेटा बुक में मेंशन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, बहुकोश का जीव या बहुकोश की जीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं किसके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कोशिका अधिकता,
कोश का विस्फोट, कोश का अंतःस्फोट, कोश का विभाजन। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कोश का विभाजन। ठीक है, अब आपको बताओ, देखो बहुकोश की जीव जितने भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक कोश की जीव, एक होते हैं बहुकोश की। ठीक है, एक कोश की जीव कौन से होते हैं, जिनमें पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही कोश का यानी कि सेल होती है, सिंगल सेलुलर। ठीक है, अच्छा ये जीव कौन से होते हैं, वो अति सूक्ष्म होते हैं, शुरुआती जीव होते हैं। ठीक है, जैसे कवक होते हैं आपके, ठीक है, या शैवाल हो सकते हैं, जीवाणु हो सकते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, एक कोश की होते हैं, इनकी पूरी बॉडी एक ही कोशिका में होती है। जबकि इसके अलावा जितने भी जीव होते हैं वो बहुकोश की होते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, उसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो कौन सी है, वो आपकी कोशिका ही होती है। एक आम इंसान के शरीर में लगभग लगभग में 1000 खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी भी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे बने हैं, वो सभी किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। ठीक है, तो बहुकोश के जीवों में जो वृद्धि होती है वो किससे होती है, कोशिका विभाजन से होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि मैचिंग दी गई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसा जो गलत है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, देखो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता है कब होता है, 21 जून को, ये बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 11 अक्टूबर को, ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा अगर राष्ट्रीय बालिका दिवस आ जाए, ठीक है ना, तो वो आपका कब होता है, वो होता है 24 जनवरी को। ठीक है, हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मतलब भारत में मनाया जाता है 24 जनवरी को हर साल। ठीक है, अच्छा विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको पता है कब होता है, 5 जून को होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये 23 मार्च को दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओजोन जो दिवस है वो कब होता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। लिखा है हमारे सौरमंडल की आकाश गंगा, जिसे मंदाकिनी अथवा दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहा जाता है, का आकार कैसा है। ठीक है, तो बच्चों ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। हमारी जो मंदाकिनी है, या जिसे हम क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो आकार है वो कैसा है, ऑप्शन दिए हैं गोलाकार, सर्पिलाकार, वर्गाकार और अनियमित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्पिलाकार होगा, यानी कि स्पाइरल होगा। ठीक है, हमारे सौरमंडल में जो हमारी मंदाकिनी है, ठीक है, या मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, तो उस कैसे उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है, यानी कि स्पाइरल है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें। तो आज हमने ये टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताता जा रहा था, और इस तरह से हमने इस लेक्चर में करीब 60 70 80 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से पढ़ते रहे मेरी क्लासेस को। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर। ठीक है, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इस नाम से आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी खुल के शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए एक से एक अच्छे वीडियोस बना पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहिएगा, शेयर करें, कमेंट करते रहिएगा, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।